प्रधान श्री दिलबाग सिंह गाजीपुर एवं अपने सीनियर्स तथा अपने सभी कुलीग की तरफ से डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में आपका इस स्वर्णिम अवसर पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और मैं अपने सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि कृपया करके ताली बजाकर मेहमानों का स्वागत करें। प्रोग्राम की शुरुआत में सबसे पहले हम नेशनल एंथम के लिए खड़े होंगे। कृपया करके नेशनल एंथम के लिए अब शुभ आशीष मांगे आए सब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 भारत माता की भारत माता की भारत माता की कृपया करके अपना स्थान ग्रहण करें। पूर्णिया सर कमलेश सर से अनुरोध करूंगा कृपया करके कैंडल लाइट करके प्रोग्राम का विधिवत उद्घाटन करें। जिनके हैं संकल्प सुहावन वाणी बरसाती सुख सावन जिनके हैं संकल्प सुहावन वाणी बरसाती सुख सावन कर्म जिन्हों के पावन पावन जीवन जिनका है मन भावन वो परिश्ते पे प्रभु की नजर है वो परिश्ते पे प्रभु की नजर है गुण गाती धरती अंबर है गुण गाती धरती अंबर है दिल से देते चलो दुआएं सबका भला हो सब सुख पाए सबका भला हो सब सुख पाए सबका भला हो सब सुख पाए। मैडम मिर्जा नलसन जी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अम्बाला, श्री रोहित सर, श्री संजय संधीर सर, गुरविंदर कौर मैम, एसीजीएन श्री ईश्वरदत्त जी, नीलम कुमारी मैम, वंदना मैम, मुकेश सर और आरती मैम इत्यादि सभी का दिल से डिस्ट्रिक्ट बार। लेकिन फिर भी आज भी हमारे समाज में जब दो लोगों के बीच में कोई झगड़ा होता है, कोई विवाद होता है, तो अक्सर यही कहते पाए जाते हैं कि आई विल सी यू इन द कोर्ट। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो विश्वास करते हैं न्यायपालिका पर, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि अगर सरकार उनकी बात नहीं सुनेगी, प्रशासन उनकी बात नहीं सुनेगा, पुलिस उनकी बात नहीं सुनेगी, तो कोर्ट सुनेगी उनकी बात, सुनेगी भी और न्याय भी देगी। दिस इज द बिलीफ दैट पीपल डू ऑल द jurists. A jurist is a person who is an expert on law, and either he or she may be a judge or an advocate like us. As far as we liars are concerned, whenever a person comes to us in the hope of justice, at that time it is our duty, we should guide them in proper manner and not entangle him any unwanted cases in greed of furies. Like if a person comes to us with a problem of matrimonial dispute, it should be our effort that we understand his point, and if it seems that there is any chance of compromise with his or her spouse, we should try to convince him so that his house is not broken for a small matter.
as far as respectable judges are concerned, who are called Panch Parmeshwar in the society, it is also their duty to give their decision in time-bound period with full of honesty and dignity only after studying the detailed facts of the case, so that people living in the society can have faith in the judiciary. जिस थीम को लेकर आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, रोल ऑफ जूरिस्ट इन एस्टैब्लिशिंग स्वर्णिम भारत। हमारे भारत देश की महिमा हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर से उस महिमा को उसको प्राप्त कराने के लिए आज जूरिस्ट का, न्यायविदों का क्या योगदान हो सकता है, इस पर आज हम सभी चर्चा करेंगे। मंचासीन सभी महान अतिथियों का फिर से एक बार दिल से स्वागत करते हुए मैं आज के कार्यक्रम को शुरू करते हुए रिक्वेस्ट करना चाहूँगी बीके राकेश मेहता जी से, जो एयरफोर्स में लीगल एडवाइज़र रहे हैं। आप जूरिस्ट विंग की एक्टिविटीज़ का ब्रीफ में इंट्रोडक्शन सभी के सामने रखेंगे। बीके राकेश भाई। Good afternoon to all of you, respected former Justice E.M. Jindal ji, Madam Honorable Session Judge, and all the officials of District Bar Association on the dais and off the dais. Om Shanti. ब्रह्मा कुमारी न्यायविद प्रभाग की ओर से जो ये कार्यक्रम आप सबके बीच में आयोजित किया गया है, रोल ऑफ जूरिस्ट इन स्वर्णिम भारत, एस्टैब्लिशिंग दिस स्वर्णिम भारत। जैसा कि हम सब जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हम सभी भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और ब्रह्मा कुमारी के राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, जो कि सिस्टर कंसर्न है, उसके जूरिस्ट विंग द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित है और बहुत हर्ष का विषय है कि आज इतने बड़ी तादाद में सभी एडवोकेट्स और माननीय जज साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। ऐसा माना गया है कि लॉ और स्पिरिचुअलिटी साथ साथ ही चलते हैं। They are two different entities but goes hand in hand. Our constitution envisages the establishment of egalitarian society for which blend of law and spiritual prudence could be seen from the work of Mahatma Gandhi in India, Martin Luther King in US, and Nelson Mandela in South Africa. Currently we are going through crisis. आप सब देख रहे हैं कि किस प्रकार का माहौल चल रहा है। एक तरफ युद्ध के हालात हैं और दूसरी तरफ कुछ एक बीमारियां ऐसी आ रही हैं, तो चारों ओर भय और निराशा का माहौल है। ऐसे ही माहौल में सभी को अपेक्षा रहती है कि हमें अपने अधिकारों का उचित न्याय मिल सके और हमारा समाज में हमारे जो अधिकार हैं उनका हनन ना हो। एंड they have been trying in devising ways and means which will enable jurists to take up the responsibility for rendering true justice and moral upliftment. And this is the motto of our Rajyoga Education and Research Foundation Jurist Wing, Brahma Kumaris. In this 75th year of independence, when whole nation is celebrating Amrit Mahotsav, I, on behalf of Jurist Wing of Rajyoga Education and Research Foundation, extend a hearty invitation to participate, all the legal officials and judges, to participate in the conference to be organized in Mount Abu, Rajasthan from 17th to 19th of July this year. And with this, I wish all to come forward and give your support in bringing the Swarnim Bharat as early as possible. Thank you so much. मैं इनवाइट करना चाहूँगी स्टेज पर मुंबई से खास हमारे बीच पधारे हुए सिस्टर डॉक्टर रश्मि ओझा जी। शी इज़ अ मल्टीफेसेटेड पर्सनैलिटी। डॉक्टर रश्मि ओझा, गोल्ड मेडलिस्ट इन
gold medalist and first class first in Master of Law degree from Mumbai University. She has conferred her doctorate degree on the topic Human Rights and Gender Inequalities in India by Mumbai University. She is also NET qualified. She is former head and professor, Department of Law, Mumbai University, former acting dean in interdisciplinary studies in University of Mumbai. She is currently principal of Chembur Karnataka College of Law, Chembur, Mumbai. She has guided many students to pursue their PhD degree. She is member of few academic committees and Chancellor nominee at National Law University, Odisha. She is member of Research and Recognition Committee at Symbiosis International University. She practiced in Bombay High Court as an advocate and Senior Central Government Counsel for about 12 years from 1988 to 2000 and was simultaneously teaching various legal subjects at KC Law College, Mumbai. She has travelled throughout the India and also in France, Sweden, London and China to distribute this spiritual wisdom and also the knowledge of law. She has presented so many papers in different conferences, national and international. She got conferred Shiksha Ratan Puraskar by India International Friendship Society, New Delhi, for her outstanding achievements in the field of education. She has so many achievements that I can't describe in front of you in few words. So hereby I again invite Sister Rashmi ji, who is National Coordinator of Jurists in RERF Brahma Kumaris, for which she is following from her childhood, and now she is in front of us in Ambala. With a loud applause, we welcome Sister Rashmi ji to deliver her speech on role of jurists in establishing Swarnim Bharat. Om Shanti. Most revered Supreme Godfather Shiv Baba, revered Justice Jindal Sir, Honorable Judges of Ambala District Court, respected advocates and counsels of the Ambala District Court, and esteemed dignitaries who are present here, a very good afternoon to one and all, and Om Shanti once again. As Sister Shaili Ben has just given a very generous introduction of mine, but why is this topic significant? The role of jurists in establishing Swarnim Bharat, or what we expect as a value-based, Bharat. It strikes me of a true event which had taken place years back, when LaGuardia, the former mayor of New York, once presided over the police court, and a very old and feeble person was brought before the court, and the allegations against him were that he has stolen a loaf of bread for his survival and for the survival of his family members. So as per the prevailing justice pattern there, the judge looked at the old man and he said, well, you have stolen from a shop a loaf of bread, and law takes its own course without any exceptions, and therefore I will have to punish you. I impose a fine of $10 on you because you have stolen from a shop. The old man, who was literally bent with torn clothes, I am aware you don't have $10, and therefore I shall deposit those $10 on your behalf. And immediately the judge deposited $10 in the court. He looked at all the persons who were standing in the courtroom and he said that the matter doesn't end here. I shall now have to remit this fine which I have paid on your behalf.
So he said, I am imposing a fine of 50 cents on each person present in the court and who is gazing at me for living in such a town where an old and a feeble person has no other option but to steal a loaf of bread. So immediately the hat was moved around and every person deposited 50 cents. And the total amount of $47.50 was immediately handed over to the old man who left the court very, very peacefully and happily. This is a true story. It's not, I can't call it as a story, it's a reality which happened years back. So juries can play a very, very crucial role in transforming the society. As lawyers, as judges, as law teacher, as a law student, sometimes we get a thought whether can there be a convergence between spiritual laws and worldly laws. And why is it that we don't ever think of putting a step forward in realizing that yes, there is a definite convergence between spiritual laws and worldly laws? One apt example I just gave you. The first and foremost factor is we often ignore the law of nature. In Bhagavad Gita, chapter 2, text 28, Lord Krishna has told Arjuna, Jatasya hi dhruva mrityu dhruva janma mrutasya cha tasmad apariharyate na tvama shochitam arhasi. One who is born is sure to die. And after death, a person is sure to take birth once again. And therefore, it is unavoidable discharge of duties. You should not lament. We are all aware of the fact that death is inevitable. It can come to a person any time without giving notice. Another thing we forget is in the whole process of life, we often forget to learn lessons about what our true self is. And this reminds me of the best example that I can place before you all is Thales, one of the seventh greatest man of, philosopher of ancient Greece. He was known for giving a very, very short reply to the various questions which were abruptly put up before him by his skeptics, by his rivals. So he was once asked a question, Sir, what is the greatest of all things in life? Just in one word did he say, that space, because it contains every living creature of the universe. The skeptic put up the second question, Sir, what is the best of everything in life? He said virtues, because there can't be anything better than virtues. The third question, Sir, what is the quickest of all things in life? He said our thought, because it can move from your mind to the other corner of the universe within just 1 second. The fourth question, what is the easiest of all things in life? And he said to give advice to others and not to follow self. The skeptic asked the last question, Sir, what is the toughest thing in life? He said to know thyself. And often we ignore this fact and we realize at the end when we are breathing last that okay, what we had just ignored is something which was so precious to introspect and to think about. This morning I was before a college students and I was just addressing them. And I told him that a man had lost everything in a devastating tragedy. He was a very wealthy person, very well qualified. He had a family, very cooperative family, and he was very happy in his life. But there was a major disaster and he lost everything. And yet he was very peaceful and happy. So a person lost his patience and asked him, how come after having lost everything in your life, you look so peaceful and happy? He said, well, it's true that I've lost everything in life,
But I have yet found something exhilarating and uplifting. That is, I have found myself. As lawyers, just now Rakesh Bhai made a mention of Azadi Ka Amrit Mahotsav. We complete 75 years of Indian independence. It's been more than 7 decades since the Constitution of India is put in its place. It's been more than 7 decades since the UN General Assembly adopted the Universal Declaration of Human Rights. But it is here where we learn. We at Brahma Kumaris are taught right from the beginning as to how, and we are taught to learn, to know our own self. It is that spirit, it is that virtue which brings us happiness and peace. We boast of the Indian Constitution. The three precious words within the Indian Constitution: justice, liberty, and equality. So it's justice, political, economic, and social justice, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, and equality of status and of opportunity. Today, at this juncture, after 7 decades, if I have to ask a question to myself, or if I have to ask a question to you, do we truly live up to these three words within the preamble of the Constitution? Or do we outlive these three words within the Indian Constitution? Rakesh Bhai just made a mention of the major disaster which we all suffered, the entire universe of COVID-19 pandemic since 2.5 years. We have witnessed war also in the recent times, and we keep on witnessing the various serious international offenses in the form of genocide, in the form of hijacking, in the form of within the territory domestic crimes like communal conflicts, religious rivalries, atrocities on minorities, custodial atrocities, human rights violations by none other than the law enforcement personnel, by those who are in power, by those who are ministers. We keep reading all this in the newspaper. That's an apparent answer in itself. Why does this happen to human beings? Because about human beings, it's rightly said that we human beings are the most restless species on this earth planet. We are driven with a very strong instinctive curiosity. We want to know more and more and more. And driven with this strong instinctive curiosity and with advancements in science and technology, we human beings have achieved all comforts and luxuries in life. But we have yet to achieve one thing, and that's humanity. Having read the literature and in law, I remember about law and legal institutions. There goes the proverb that I am the parliamentarian draftsman. I compose the country's laws, and almost of half of the litigation, I am undoubtedly the cause. A brother just made a mention about pending cases in the court of law and why the judicial appointments are still taking a considerably long time, because a judges to population ratio is something which needs a special focus as such. So if this be so, it's not just 3.5 crores, it's more than 4.5 crore cases which are pending as per the latest report, and we need to focus our attention immediately. On the pendency of cases within India, Nani Palkiwala, an eminent jurist, has made a very significant sarcastic remark saying that if pendency of cases or litigation is made an item of Olympics, surely the gold will come to India, because looking to the long drawn years of litigation that takes place, it is India which can win, because the number of litigation, as the figure reveals, is something which deserves a special focus. We read newspapers every day and we read that crimes, even in fact during the COVID-19 pandemic, I read in several newspapers that the cases of domestic violence were on a steep rise.
all across India. I'm not aware of the other countries as such. But as per the National Crimes Record Bureau also, there is a steep rise in cases. Why does this happen despite the existing laws, despite the existing mechanisms which are set up? The thing is, and if we have to analyze why is at all a crime committed, it is said that it's committed because of the clash between the motive and character of a person. Either the temptation of motive is high or the restraint imposed by character is less, and therefore a crime takes place. There are various theories, and reformists believe that don't hate a criminal, hate the crime. So, there's always a possibility of reforming and bringing about change in the character and the personality of a person who has committed an offense and making a useful member of the society. I remember when Mahatma Gandhi was once criticized by his rivals saying that, well, you were a flop lawyer and people know you as a flop lawyer. He said, well, that doesn't matter to me at all, because at least my conscience is clear. I have not lost anything in trying to bring about people by reconciling the matter before stepping into the court of law. I have not even lost money, but definitely I have not lost my conscience as such. So if this be so, law and legal institutions play a very, very crucial role. We are aware that the public interest litigation and the originators of the concept of public interest litigation, like Justice V.R. Krishnaiyer, Justice P.N. Bhagwati, Justice D.A. Desai, the three persons who are known to be the originators of concept of PIL. It has actually diverted from the traditional Anglo-Saxon adversarial system of litigation. And a very wide interpretation is given to Article 21 of the Constitution, that no person shall be deprived of his right to life and liberty except according to procedure established by law. So what are these right to life and personal liberty? With a very wide interpretation, it's now inclusive of right to privacy, reputation, right to dignity, including those who are alleged to have committed an offense. We have known the judgments where the courts have said that by virtue of a person being imprisoned, it's not a goodbye to their fundamental rights. One of the prominent reasons is these are the persons who carried values, and significantly, I'm sure many of you all must be aware, Justice V.R. Krishnaiyer was the first patron member of the jurist wing of the Raj Yoga Education and Research Foundation, the Brahma Kumaris. Every conference he would attend, every conference he would give us new ideas. Every conference, at the end of it, the last conference when he attended, he asked us to evolve with the new jurisprudence, the Om Shanti jurisprudences. So we had judges, we still may have judges where these judges are very sensitive about the values. The Brahma Kumaris teaches us values which are useful in our day-to-day routine life, be it as lawyers, be it as judges, be it as engineers, be it as medical practitioners, be it in any field of life. And these values, if imbibed in its true sense and spirit, it brings about a tremendous change in how La Guardia, the incident which I just narrated, and how a judge was compassionate and kind towards a litigant who had no other option but to steal. It so happened, and I hail from Gujarat, and it so happened that I developed a desire to meet late Justice L.P. Thakkar of Gujarat High Court when he was just on his deathbed. And he couldn't hear properly, he couldn't speak properly, and going very close to his ears, I told him, sir, could you just tell us one of the most memorable incidents of your life as a judge? And with his broken language, he said, yes, I do remember that, every day as a judge of the Gujarat High Court, I would read the news headlines very quickly. One hand, and second hand
I would sip a cup of tea. So usually the attention would go to the big headlines of the news report. But one fine day while sipping tea, I thought, let me just ignore the big news headlines. And his eye went into a very, very small news report which revealed that a Provident Fund Commissioner was harassing a widow in disbursing the amount which stood to the credit of her deceased husband. And his conscience shook and he was so disturbed that when he went to the High Court, he just kept aside his regular board. He summoned the Provident Fund Commissioner and asked him for an explanation as to why. We have known that the courts have conferred unto itself epistolary jurisdiction. The writ petitions, news reports are converted to writ petitions, postcard or an inland letter, and the strict rule of locus standi is also relaxed to a very great extent. So the judge immediately asked, Justice Thakkar asked the commissioner as to why is it that the amount is not released. He did not have a satisfactory explanation. He was directed that before the court rises at 4:45, you will immediately credit all the amount standing, to the credit of the deceased person in the bank account of the widow. And before 5, come to the court, physically present and report me that it's all done. Dot before 4:45, the person comes and reports that it is done. So this is where juries play a very, very important role in administration of justice. Lord Reed had said that a good judge is the one who is the master of the case and not slave of the case. Therefore, the endeavor of a judge has to be not who is right and who is wrong, but what is right and what is wrong. And I remember Justice V.R. Krishna Iyer's words that let's not boast about liberalization, privatization and globalization. It must lead to humanization. So he said when we stepped into the year 2000, he said let's not think of the new millennium. He said it's neither millennium nor millennium, it's going to be Helenium. And that's what we see, what is all happening all around us as such. So far as the functions of a lawyer is concerned, it was Chief Justice Arthur T. Vanderbilt who said that a good lawyer has 5 functions: counseling, advocacy, improving the court's law and profession, leadership in molding public opinion, and unselfish holding of public. Therefore, a good lawyer is the one who must not necessarily seek public office but answer to the call of public when it comes to. India is equally progressing, and we term India as a developing country. India is signatory to number of international treaties and conventions, but all these efforts of the United Nations through its several conventions and treaties has not been able to bring about peace in life. So it is peace, the quality of soul, which gives us peace as such. We are aware that prejudices and complexes transmitted through the environment as such has hindered democracy, secularism and promotion of equality. I remember the words of Martin Luther King Jr., who said that injustice anywhere is a threat to justice everywhere. And he said, I have a dream. So, he dreamt of so high of a value-based society. I have a dream that my children will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. And Thomas Paine had in The Rights of Man said that let's consider that the whole world is my country, all mankind are my brothers, and to do good is my religion. This is all what is taught to us in the Brahma Kumaris. We have about 21 wings, and this is the values or the virtues which are being imparted through the regular lessons that we learn in the Brahma Kumaris. At the end, I think one of the Chinese quote is very, very apt. We need to analyze, dissect and experience the quality of a soul. And therefore, a Chinese a philosopher had rightly said, let's ignite our soul. So he said that where there is light in the soul, there's beauty in the person.
Where there's beauty in the person, there's harmony in the home. Where there's harmony in the home, there's order in the nation. And where there's order in the nation, there's peace on this earth. Peace is a factor which we are still struggling to get. We are still struggling to achieve it as such, and that can come only through values or the virtues if it's imbibed. It helps a very, very great deal in any of the professions that we hold. Thank you so much, sir, for giving this opportunity. Thank you. Om Shanti. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रश्मि जी। आपने कितना अच्छी तरह से बताया कि हमें सिर्फ एक बेटर लॉयर या बेटर जज नहीं बनना है, बट बेटर ह्यूमन बीइंग बनने की ज़रूरत है। अगर भारत का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने संस्कारों का परिवर्तन हमें करना होगा। वैल्यूज़ जो आज के समय की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, जो हमारी लाइफ को वैल्यूएबल बनाएंगे। ऐसी वैल्यूज़ कैसे आएंगी हमारी लाइफ में, क्योंकि ये इनर क्वालिटीज़ हैं जो किसी बाहरी प्रैक्टिस से नहीं आने वाली है। सो लेट अस एक्सपीरियंस फ्यू मिनट्स ऑफ मेडिटेशन। आई इनवाइट सिस्टर शिवानी, not that you hear on TV. She is from Ambala City, Brahma Kumari Center, practicing Raj Yoga meditation and BK lifestyle since her childhood, and dedicated her life for the welfare of humanity since more than 10 years. Sister Shivani will conduct us guided meditation. Let us sit straight and experience peace of mind. ओम शांति। एक बार सभी आवाज से बोलेंगी ओम शांति। सम्मानित मंच और सभा में उपस्थित सभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज सभा ही न्यायवीर की है। आज तक आप सभी ने न्याय किया, सभी के मुकदमे सुने, लेकिन आज मैं चाहूँगी आज अपने मन बुद्धि को भी न्याय दें, क्योंकि मैं आत्मा जज हूँ। आज मेरा मन बुद्धि भी परेशान है। मैं आपसे ही पूछना चाहूँगी, आज सब कुछ होते हुए, बहुत अच्छी पोस्ट पोजीशन होते हुए, क्या हमारा मन शांत है? थोड़ा सा गर्दन हिलाकर बोलेंगे, आज हमारा मन शांत है। जीवन में जो सच्ची खुशी होनी चाहिए, क्या आज हमारे पास सब कुछ हुए भी चेहरे पर वो मुस्कुराहट नहीं है? आज हमारी कोई फोटो खींचे तो उसको बोलना पड़ता है स्माइल प्लीज, क्योंकि आज चेहरे पर वो स्माइल नहीं है। तो जैसे आप सुन रहे थे कि हमें अपनी इनर क्वालिटी को बढ़ाने के लिए उस सुप्रीम पावर से, उस सुप्रीम जज से अपना कनेक्शन जोड़ना होगा, और उसके लिए आज हम पहले अपने मन बुद्धि को चेक करेंगे और उनकी आवाज़ को सुनेंगे, क्योंकि आज इतना बिजी शेड्यूल है हमारे पास, हमें अपने मन बुद्धि के पास बैठने का समय ही नहीं मिलता है। तो एक बार सभी सीधे होकर बैठेंगे, आइज क्लोज कर लें। चलेंगे अभी। मन को एक श्रेष्ठ चिंतन देंगे। आज इस दुनिया की भागदौड़ में, पारिवारिक समस्याओं में, अपने लाइफस्टाइल में इतना व्यस्त हो गए कि अपने पास बैठने का समय ही नहीं मिला। आत्मा जज बनकर बैठे, आज मन बुद्धि की आवाज को सुने। पूछे अपने मन से, ऐ मेरे मन, तू क्या चाहता है? अंतर मन की आवाज को सुने। मन भी कह रहा है, थोड़ी देर के लिए शांति।
चलेंगे अपनी शांति की यात्रा पर। अपने पूरे ध्यान को मस्तक के बीच, जहाँ हमेशा पंडित जी ने तिलक लगाया, वहाँ अपने ध्यान को एकाग्र कर लें। और महसूस करें इस नीले आसमान से पार ब्रह्मलोक में बैठा वो मेरा पिता, शांति का सागर, निरंतर शांति की बरसात मुझ आत्मा पर कर रहे हैं। बस याद दिलाएं, शांति मुझ आत्मा का निजी गुण है। शांति मेरा स्वधर्म है। शांत रहना मेरे मन को बहुत अच्छा लगता है। याद दिलाते ही मेरा मन धीरे धीरे शांत 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 हो गया। ओम शांति। Thanks a lot. देखिए सिस्टर शिवानी, जो मेडिटेशन टेक्निक हम सभी ने अभी सीखा, इट्स अ वेरी वेरी परफेक्ट एंड साइंटिफिक मेथड that can release our stress and they can experience peace of mind. To learn this meditation and the whole technique, you are welcome to our BK centers, whichever is nearest to you. In Ambala district, we have more than 12 centers where you can come and learn Raj Yoga meditation. थोड़ा सा टाइम निकाल कर आना है और मेडिटेशन सीखना है। ये मेडिटेशन ही है जो हमारी आत्मा के अंदर छिपे हुए वैल्यूज़ को बहुत अच्छे से इमर्ज करने में, एक्सप्लोर करने में हमें हेल्प करता है। इस मेडिटेशन को सीखने के लिए आप अवश्य सेंटर्स पर आए। एंड नाउ आई विल लाइक टू इनवाइट द ग्रेट पर्सनालिटी, आज के कार्यक्रम के हमारे बहुत ही ऑनरेबल, बहुत ही माननीय, आदरणीय हमारे पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट के फॉर्मर जज ऑनरेबल जस्टिस ए.एन. जिंदल जी। वैसे तो आप सभी जानते होंगे, बट फिर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। Then he was posted at Fatehgarh Sahib, Faridpur, Firozpur and Patiala. Then he was selected as vigilance judge from Patiala. An inquiry was conducted against Punjab minister in multi-crore scam of government school books, and he was working as a vigilance member in vigilance committee at that time. That was a very important task. Thereafter selected as chairman of VAT Tribunal from 2014 to 2017 in Punjab. I am very glad to announce that he is very closely associated with Brahma Kumaris and attended various conferences held by Jurist Inc. at Chandigarh and our Brahma Kumaris headquarters, Mount Abu. Now he is here to bless us with his divine wisdom. With a lot of applause, please welcome Justice A.N. Jindal. Mala, Dr. Mrs. Rashmi, and all other officers and my brother advocates, ओम शांति। अगर आप वर्ड ओम शांति एक बार यूज करते हो तो एक बार आपको जरूर ऐसे लगता है कि मैं कोई शांति के प्रदेश में जा रहा हूँ।
ये सुबह उठकर आप ओम शांति 3-4 दफा करते हो तो आपको सारा दिन आपका सुंदर पास होता है। तो मैं आपको, क्योंकि हमारी मदर टंग हिंदी है, तो मैं इसलिए आई वुड प्रेफर दैट आई शुड स्पीक इन हिंदी सो दैट यू मे आल्सो अंडरस्टैंड व्हाट इज अध्यात्म, व्हाट इज द रोल ऑफ jurists, advocates, experts in law in contributing this country towards this स्वर्णिम भारत। स्वर्णिम भारत जो है, ये मूवमेंट अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने वहां से लॉन्च की, माउंट आबू से, इसलिए के लोगों को ये सिखाने के लिए कि जो कंट्री बहुत आगे निकल गया है, चाहे कोई भी फील्ड हो, मगर इनको अभी अध्यात्म की जरूरत है, इनर सेटिस्फैक्शन, इनर कॉन्शियस को सफाई करने की जरूरत है, जिसको अध्यात्म मीन्स अपने आत्मा का अध्ययन, अपने आत्मा अध्ययन, अध्यात्म का मतलब जो निकाल रहे हैं, तो उसका मतलब यही है कि अपने आत्मा का अध्ययन करो। आप देखो कि आपकी आत्मा क्या कहती है, आप क्या, आपके अंदर से आप क्लियर हैं, आपका मन साफ है, तो आप सत्य ही आप सच्चाई की ओर बढ़ेंगे और सत्य को ही पसंद करेंगे। मैं भी एडवोकेट था, मैं सोचता था कि ये जो ब्रह्म कुमारी हैं, तो ये तो पूरा ही सत्य पसंद करते हैं, तो हम तो हर रोज झूठ बोलते हैं, तो हम इसको कैसे कोऑपरेट कर पाएंगे? इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। तो मैं इनकी जो मैं शिक्षाएं देखी थी, तो ये मैंने देखा कि ये इट इज नॉट ए रिलीजन, इट इज they do not worship anyone but except Lord Shiva, who is the master of all, who is God of all, who is the creator of all। तो इसलिए कि हम अपनी ड्यूटी परफॉर्म करें, जो हमें क्लाइंट आता है, हमारे पास आता है, तो हम अपनी ड्यूटी परफॉर्म करें और ऑनेस्टली और सिंसियरली करें और अपने वर्क को जस्टिफाई करें। उसके साथ ही हम लोगों को प्रॉपर गाइड करें कि आप सही पथ पर जा रहे हैं या गलत पथ पर जा रहे हैं, और यू अनफेयर प्रैक्टिस, यू शुड नॉट मेक अनफेयर प्रैक्टिस आल्सो। तो अगर ये लॉयर 3-4 चीजें सीख जाता है, तो वो लॉयर he is always a successful lawyer, nobody can challenge him। I can say that if he is a good lawyer, his argument is good, irrespective of the fact that who is sitting as a judge, you will be successful in your mission। अगर आप अपनी आर्गुमेंट पूरा जस्टिफाई करते हैं, तो आपको दुनिया की ताकत नहीं कि आपको इंसाफ ना मिले। मैं नहीं कहता कि आप केस जीते, मैं नहीं कहता कि केस हारे। ये जुडिशरी का अभी भी आज भी बिलीव है कि यहाँ पर कुछ न कुछ हमें इंसाफ मिलता है, इसीलिए लोग 4 करोड़, बेशक जैसे डॉक्टर रश्मि ने कहा कि 4 करोड़ केस पेंडिंग पड़े हैं, मगर इसका मतलब लोगों को अभी भी जुडिशरी पर विश्वास है कि कभी न कभी हमारा केस निकलेगा, तो हमें कभी वक्त में हमारी सुनवाई होएगी और हमें इंसाफ मिलेगा। तो हम ये सारी बात ये हमारे पर नहीं है, ये जजेस की कोई ऊपर नहीं है, ये सारा ये कंट्रीब्यूटरी है। ये लायंस भी कन्विंस करते हैं कि आपको यहाँ पर ही कुछ मिल सकता है। इट इज ए म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड, म्यूचुअल ड्यूटी ऑफ द लॉयर्स एज वेल एज जजेस टू इम्पार्ट जस्टिस एंड टू कंट्रीब्यूट जस्टिस। तो ये तो ऐसे है। अगर हम देखें अब स्वर्णिम भारत को लोग कई तरीके से स्टडी करते हैं। जो हिस्टोरियंस हैं तो वो कहते हैं कि हिंदुस्तान 400-500 साल गुलाम रहा, पहले मुगल साम्राज्य आया, तो मुगल साम्राज्य ने लुटा खूब करके मंदिरों को लूट के ले गए, गुरुद्वारों को लूट के ले गए, ये करिए। तो उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, 200 साल ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तान को खूब एंजॉय करा। तो जैसे कल मैं एक चुटकुला पढ़ रहा था कि अंबानी जी को कह रहा था कि वो 200 साल लगाए अंबानी जी लूटने में, आपका दिमाग तो फिर उनसे बहुत अच्छा है कि आपने 8 साल में हिंदुस्तान लूट लिया। क्योंकि आपको भी पता ही है कि अंबानी जी की सल्तनत आज कई वर्ल्ड के कई रिचेस्ट पीपल में से आती है। तो ऐसे है
कि ये हिस्टोरियन देखते हैं, एजुकेशनिस्ट क्या देखते हैं कि हिस्टोरियन कहते हैं कि आज हम कहाँ पहुँच गए। ऐसे ही एजुकेशनिस्ट देखते हैं कि एजुकेशनिस्ट कहते हैं कि जब हमारे पास बाइक भी नहीं था, हमारे पास रोड भी नहीं थी, हमारे पास एक टूटी साइकिल होती थी, आज हम साइकिल से हवाई जहाज तक आ गए, हम आज रोड से हवाई जहाज तक पहुंच गए, रेलवे इतनी सुंदर हो गई। तो मतलब आप देखिए, याद कीजिए हमारे टाइम, हम भी उस टाइम के हैं कि हम मोमबत्ती पर पढ़ते थे या केवल इस लैंप पर पढ़ते थे। तो आज हम कहाँ हैं? तो हम आज हमारे हाथों में लाइटें हैं, लेजर लाइट्स भी हैं। तो हम कल हमें चिट्ठी लिखने के लिए पहले लिखवाने के लिए जाना पड़ता था, किसी पढ़े लिखे का गांव में पढ़ा लिखा ढूंढना पड़ता था। तो अब आज आप मोबाइल पर ही वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात कर सकते हैं, आपके पुत्र से या आपके किसी रिश्तेदार से जो 2000 किलोमीटर दूर बैठा है। तो हम इसमें कोई कमी नहीं है डेवलपमेंट में, इसमें कोई झूठ नहीं है कि हमने कितनी डेवलपमेंट की है। तो मैं ये कहना चाहता था कि हम धरती से चंद्रमा तक पहुंच गए हैं, हम धरती से चंद्रमा तक पहुंच गए हैं। हम स्कूलों, छोटे छोटे हुए स्कूलों से बड़े बड़े वर्ल्ड क्लास स्कूलों में पहुंच गए हैं, मगर हमारा इंटरनल कॉन्शियस अभी क्लियर नहीं है। तो इसलिए हम ये डॉक्टर रश्मि इस मिशन को प्रमोट करने के लिए, जो वहाँ माउंट आबू में शुरू हुआ था, उसको मिशन को प्रमोट करने के लिए, आपको इस रास्ते पर लाने के लिए कि ये अध्यात्म भी बहुत जरूरी है, जिसकी स्टडी से, क्योंकि आपको ये पता, आपको अच्छी भली बात पता है कि माउंट आबू जो है ये कोई रिलीजन नहीं है, ये स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, जहाँ अध्यात्म पढ़ाया जाता है कि आपने अपना इस्तेमाल कैसे करना है, दूसरों का इस्तेमाल कैसे करना है, हिंसा को कैसे खत्म करना है, कि प्यार, लोगों में प्यार कैसे बढ़ाना है, कैसे सत्य की क्या वैल्यू है। आपने ये चीजें सारे सिखाने के लिए ये आपको बताने के लिए अशांति, हिंसा और अंधविश्वासी को खत्म करने के लिए आपके सामने आए हैं। और ये अध्यात्म ही है। अध्यात्म और रिलीजन में ये भी बात आपको डिफरेंस कर दूं कि अध्यात्म और रिलीजन में डिफरेंस है। रिलीजन को जो हमारे जो रिलीजन बने हुए हैं वो हैं, और अध्यात्म जो है दैट इज एन एजुकेशन ऑफ योरसेल्फ, एज आई स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। कि अध्यात्म आत्मा का क्या, आपकी आत्मा क्या है, आप क्या हैं, आप कौन हैं, किससे बात करते हैं, आपका कौन है, आप किसको मिलना चाहते हैं, आप दुनिया में किस लिए आए हैं। तो ये अध्यात्म अगर आपको थोड़ी बहुत इसमें स्पिरिचुअल नॉलेज हो जाती है, स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज हो जाती है, तो उसके साथ आप अपने प्रोफेशन को और भी आगे ले जा सकते हैं। जो लिटिगेशन जैसे 4.5 केसेस को बताया कि हम अगर प्रेगनेंसी को खत्म करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी कुछ गवर्नमेंट ने बड़े स्टेप्स लिए हैं। गवर्नमेंट ने बड़े स्टेप्स लिए हैं, मीडिएशन के लिए हैं, आर्बिट्रेशन के लिए हैं, रिकॉन्सिलिएशन के लिए हैं, मगर वो अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाई है, क्योंकि जो पार्टीज हैं, पार्टी अपना मुखौटा उठा के लेके आती हैं। वो कहते हैं हम ये इसकी मानेंगे नहीं, जो ये कहते वो तो गलत है, जो हम कहते हैं वो ठीक है। वो उनके दिमाग में से ये नहीं निकलता कि अगर आया ये हम सच्चे दिल से बैठे और उसकी तरफ होकर बैठे, तो क्या सच्चाई क्या है। तो एडवोकेट अगर उनको सच्चाई की तरफ लेके जाते हैं, फिर कुछ न कुछ एफर्ट्स करके इट कैन इम्पार्ट बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। और इसलिए अगर अध्यात्म से ये सिखाता है कि दूसरों में को उनके राइट्स कैसे पहचानने हैं, आप उनके अपने राइट्स अपने राइट रखने की बजाय उनकी ड्यूटी, उनके राइट्स भी देखो, अपनी ड्यूटी भी देखो
अध्यात्म किस तरफ लेके जाता है। अध्यात्म आपको एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे की गुनाह नहीं निकालना और एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग करना, ये सिखाता है। अगर हम अध्यात्म की लाइन पर से चलते हैं तो हम इस तरफ काफी प्रगति पा सकते हैं। बाकी जो है वुमेन पार्लियामेंट का भी है एक इसमें इश्यू है, तो कंट्री ने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी बहुत लॉज एंड एक्ट्स बनाए हैं। आज तक वो देखिए पर्दा कोई जमाना था, हम देखते थे सती प्रथा होती थी, पर्दा होती थी और चाइल्ड मैरिज होती थी, वो सारी खत्म कर दी है। अब कंट्री तो इंडिपेंडेंस की तरफ, तो टोटल इंडिपेंडेंस की तरफ जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। यू कैन वेल रिकॉग्नाइज कि हम ग्रेट सी चेंज देख रहे हैं हम उस टाइम की, जिस टाइम वो लोग हमारे धोती और जैकेट डाल के नीचे ऊपर कमीज पा के जैकेट में पैसे डालते थे, वो टाइम चेंज हो गए हैं। कपड़े पर बैठते थे नीचे, वो टाइम, आज का टाइम देखो, आज के टाइम कहाँ आ गए हैं। तो चेंज तो बहुत है, मगर कमी एक ही है, कमी अध्यात्म की है। हम अगर अपने आप को थोड़ा बहुत, आप खुद पहले खुद ट्रेन कर लें, स्वयं ट्रेन करके स्वयं बात को बना सकते हैं, इसको और भी सुंदर बना सकते हैं। वो कथाएं जो कहते थे हिंदुस्तान भारत एक सोने की चिड़िया है, वो सोने की चिड़िया यहाँ वापस आ सकती है। अभी भी यहाँ खनिज पदार्थ, यहाँ कोई कमी नहीं है, एवरीथिंग इज अवेलेबल, मगर हमारी नीयत की कमी है। तो मैं तो यही भाइयों आपको प्रेस करूँगा कि आप थोड़ी बहुत स्पिरिचुअलिटी की लर्न करें और आप फिर प्रैक्टिस करें और आप एक दूसरे के हकों का, एक दूसरे को प्यार भी करें, अंडरस्टैंडिंग से, कोऑपरेशन से काम करें, तो ये सर्टनली कोई दिन आएगा कि हिंदुस्तान स्वर्ण भारत हो जाएगा। थैंक यू। बेस्ट लाइफ दैट इज अध्यात्म, और इस अध्यात्म को ही सिखाने के लिए आज ब्रह्मा कुमारी मोर देन 140 कंट्रीज में वर्ल्ड वाइड अपनी सेवाएं दे रही है। से आपका स्वागत। हमारे पूरे अम्बाला की शान सभी जजेस और सभी लॉयर्स को आप अपनी गुड विशेस देंगे। गुड आफ्टरनून एवरीवन, नमस्कार। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एन जिंदल, मैडम जिंदल, मैडम डॉक्टर रश्मि ओझा, दीदी वी.के. सरोज, दीदी कृष्णा एंड बाकी दीदी जिनके मैं नाम नहीं जानती, organizers of this program, all the jurists, President Bar Association, Nanipur ji, office bearers, esteemed member of Bar, my colleagues, and all the seekers of truth and peace present here. Again, very good afternoon to all of you. First of all, I would like to thank on behalf of judicial officers to the Bar Association Ambala for organizing such a wonderful event. It was indeed a very enlightening and motivating program. We all are definitely benefited with this. Thank you once again, organizers. Thank you once again. Speakers before me were far more competent to speak on the topic and have covered everything. So I think I am not qualified to speak on it. I don't think I can say anything in this regard. However, I just want to share my own reflections on the ways in which we jurists may play a role in building Swarnim Bharat. Whenever there is a dispute between the parties, the last resort is, as referred by Secretary Saab already, last resort is coming to court. हर एक का यही होता है, तेरे को कोर्ट में देख लूंगा, I will see you in the court. This shows that people have faith in judicial system. They come to the court considering the court as a temple of justice. We both, judges and lawyers, have different roles to play. God selected us and has assigned us this for His duty. So it is our bounden duty to play our role with commitment, responsibility, and without any fear and favor. And we owe this duty to our nation also. Wrong or right, counsel will defend his client. However, the greater responsibility is on a judge.
to find out the truth. I remember, I think Honorable Justice of Delhi High Court once quoted that both the parties know the truth, that there are judges on a trial. So every day we are on a trial. So we have a greater responsibility. Every day we decide cases, and obviously one party is a winner and another party is a loser. So there is a lot of negativity around us. And even the atmosphere is so negative that most of criminals are around. When the person, whosoever is coming to court, they are not here happy, in a happy mood. They are there because they are suffering. So there are a lot of suffering, lot of negativities all around. Here I will quote in the 12th chapter of Gita. It is mentioned, Arjun भगवान कृष्ण से पूछते हैं, who is the greatest wise? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, a person who has three qualities. One, whose devotions are under control in all circumstances. Two, he is balanced under all circumstances. And the last one is one who thinks of welfare of all living beings in his mind. I am hopeful that we would resonate with the learning of today and will be able to imbibe these three qualities in us, and while applying what we have learned today in our life, we will become more balanced, at peace and wise, and we will contribute in making of our nation as a sorting Bharat. Jai Hind, thank you. Best wishes to all of you. थैंक्स लॉट मैडम निशा जी, आपने बहुत ही सिलेक्टेड वर्शंस जो कि गीता से लिए और उसमें हमें बताया कि किस तरह से ग्रेट पर्सनालिटी बनने के लिए भी वैल्यूज़ की ही इम्पोर्टेंस है, और उन वैल्यूज़ को और परमात्मा को अगर हम साथ लेकर चलें तो जीवन की हर लड़ाई में हमारी जीत निश्चित है. थैंक्स वंस अगेन. एंड नाउ आई विल लाइक टू इनवाइट ब्रदर एडवोकेट दिलबाग सिंह लालपुर जी, जिनके सहयोग और जिनकी परमिशन के बिना आज का प्रोग्राम संभव ही नहीं था. जोरदार तालियों से वेलकम और निवेदन है आपको वोट ऑफ थैंक्स के. Respected Justice K.N. Jindal, former Judge Punjab Haryana High Court Chandigarh, District and Session Judge Ma'am Mirza Kulwant Kalsan ji, all my judicial officers, Dr. Rasmi M. Ahuja, Coordinator National Education Wing Mumbai, and all my ST members. आज हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है. एक लंबे अरसे के बाद ये आज ये प्रोग्राम आप सभी के सहयोग से और सभी के कीमती समय से, और खासकर हमारे एडवोकेट प्रवीण त्यागी जी, एडवोकेट कमलेश गुप्ता जी और एडवोकेट हमारे कश्यप जी के काफी मेहनत और मेहनत से भी ज़्यादा मेहनत करने के बाद ये संपन्न हुआ है. मुझे बड़ी खुशी है कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम, क्योंकि बहुत जरूरत है. हमारी माननीय सेशन जज साहब ने बिल्कुल अच्छे शब्दों में कहा है कि नेगेटिविटी जुडिशियल ऑफिसर के आसपास और उतनी ही एडवोकेट के आसपास रहती है, क्योंकि जब हम कोई मुकदमा हार जाते हैं हमारे को क्लैरिफिकेशन के लिए बहुत ज्यादा बहस करनी पड़ती है, और उसके बावजूद भी क्लाइंट हमारे से सेटिस्फाइड नहीं होता. और दूसरी बात ये है, हमारे जस्टिस जिंदल साहब ने भी कहा है कि ये जो हमारे अकेडमिक है ये बहुत जरूरी है, और हमारे बीच में दीदी सरोज जी और कृष्णा जी और मेरी टीचर शिवानी जी, क्योंकि मैंने भी ब्रह्म कुमारी कल्चरल आश्रम से काफी समय पहले ये ट्रेनिंग ली थी और काफी रिलीफ हुआ था, इसमें कोई डाउट नहीं है. और क्योंकि इस समय इजाजत नहीं देता, हमारे सभी वकीलों भाइयों ने और हमारे जुडिशियल ऑफिसर ने हमारे छोटे से आवाज पर इतना कीमती दिया है. मैं अपनी ओर से और जिला प्रशासन अम्बाला की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ.
और आगे और भविष्य में आशा और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम में जैसे आज आपने हमारा साथ सहयोग दिया है, आप सभी अपना इसी तरह से साथ और सहयोग दें ताकि भविष्य में ऐसे कार्यक्रम कर सके। धन्यवाद। जय हिंद। मैं अपने साथी भाई प्रवीण त्यागी, भाई राजकुमार कश्यप जी और कमलेश गुप्ता जी का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतना ज्ञानवर्धक प्रोग्राम का हिस्सा बनने का हमें मौका दिया। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आपका दिल से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराने के लिए धन्यवाद करती है। अब मैं अपने प्रधान श्री दिलबाग सिंह दानीपुर जी और सेशन जज मैम से अनुरोध करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि श्री A.N. जिंदल जी एवं मैडम स्वर्ण जिंदल जी को एक डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तरफ से स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे। और मैं हमारे ACGM साहब श्री ईश्वर दत्त जी से भी अनुरोध करूंगा कि कृपया करके वो भी उन्हें सहयोग करें। बनाएंगे ऐसा एक नया जहां। आओ मिलकर बनाएंगे ऐसा एक नया जहां। सुख शांति भरी होगी धरती, सुख शांति भरी होगी धरती, मुस्काएगा आसमान। आओ मिलकर बनाएंगे ऐसा एक नया जहां। सुख शांति भरी होगी धरती, मुस्काएगा आसमान। आओ मिलकर बनाएंगे ऐसा एक नया जहां। आओ मिलकर बनाएंगे। मगरे सधनी सधा पधनी पा धनी सधा पधनी पा धनी सा पधनी मपा निधा पा मगरे सा। रंग खुशी का इंद्रधनुषी दिशा दिशा में छलकेगा। नव प्रभात का नव प्रकाश फिर दूर गगन तक फैलेगा। रंग खुशी का इंद्रधनुषी दिशा दिशा में छलकेगा। नव प्रभात का नव प्रकाश फिर दूर गगन तक फैलेगा। बाहर भी बाहर भी मस्त मगन हो गाएंगी यही गान। सुख शांति भरी होगी धरती, सुख शांति भरी होगी धरती, मुस्काएगा आसमान। आओ मिलकर बनाएंगे ऐसा एक नया जहां। आओ मिलकर बनाएंगे।
रिस्पेक्टेड लॉयर्स, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और शांति। और पवित्रता से होंगे सब सदा संपन्न, जीवन सबका होगा सुखमय, आनंद होगा हर एक मन। स्नेह शक्ति और पवित्रता से होंगे सब सदा संपन्न, जीवन सबका होगा सुखमय, आनंद होगा।